में हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल पूरा विश्व कोरोना संकट के कारण आर्थिक महामंदी का शिकार होने जा रहा है और आर्थिक मंदी के संकट पूरे विश्व पर मंडरा रहे हैं। ऐसी पोजीशन में हम सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी के बारे में, जो 1919 से लेकर 1933 तक चली। और इसमें 3 स्टेज में हम इसको बताएंगे। पहली स्टेज में जर्मनी में आएगी और उसके सहयोगी राष्ट्रों में आएगी, उसके बाद पूरा यूरोप इसकी चपेट में आएगा, उसके बाद अमेरिका और दूसरे देश इसके चपेट में आएंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी, जो 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी वैश्विक महामंदी मानी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 स्टेज में बताएंगे इसको, तो आप इसको उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2008 में भी वैश्विक महामंदी आई थी और उसके बारे में हम काफ़ी जानते भी हैं, हम लोग हमें से बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन ये जो 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी वैश्विक महामंदी है, इसके बारे में कम ही लोग जानते तो होंगे, लेकिन हम आपको अध्ययन कराएंगे इसका पूरा डीपली, अच्छी तरह से बताएंगे कौन कौन से स्टेप में कैसे कैसे ये कौन कौन से कारण से हुई, क्या इसके इफेक्ट पड़े, कैसे कौन कौन से इसके रीज़न थे, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझाएंगे। तो पहली स्टेज में हम चर्चा करेंगे। जो पहली इसकी स्टेज थी वो थी 1919 से और 1923 तक, 1999 से 1923 तक। और पहली जो स्टेज है वो जर्मनी और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हार गए थे मित्र राष्ट्रों से, उन देशों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उन देशों में ये महामंदी आएगी। तो कौन कौन से कारण थे? तो वर्साय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों के हार जाने के बाद जो वर्साय की संधि के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध इन देशों पर ऊपर लगा दिए गए, जिनमें जर्मनी के ऊपर, चूँकि जर्मनी यूरोप का एक खास देश था और बहुत बड़ा देश था, ये व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इसकी महत्वपूर्ण स्थिति थी यूरोप में। तो जर्मनी के ऊपर ख़ास तौर से ये प्रतिबंध डाले गए और इसमें लगभग 15% उत्पादन के साधन जो थे वो ले लिए गए जर्मनी से। इसके अलावा 1860 करोड़ मार्क का जुर्माना लगा दिया गया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के समुद्री जहाज, जर्मनी के रेलगाड़ी के डब्बे, मालगाड़ी के डब्बे, रेल इंजन और जो समुद्री जहाज और दूसरी जो इस तरह की चीज़ें थी, उनको हथिया लिया गया, मित्र राष्ट्रों के द्वारा छीन लिया गया। और जर्मनी के अल्सास, लॉरेन और रूर जो खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र थे, उनको फ्रांस को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि अल्सास और लॉरेन जो है, ये 2 क्षेत्र हैं जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट का कारण थे। और ये जर्मनी ने अपना आधिपत्य जताता था। जर्मनी कहता है हमारे क्षेत्र हैं और हमारे पास रहेंगे, फ्रांस कहता था हमारे क्षेत्र हैं। तो इन्हें लंबे समय से इसके कारण बहुत सारे युद्ध भी हुए। इनके बीच में जो युद्ध हुए हैं फ्रांस और जर्मनी के, उसमें अल्सास और लॉरेन भी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहे हैं। तो ये अल्सास, लॉरेन और खनिज संपदा से जो भरपूर क्षेत्र है जर्मनी का, रूर, वो भी सौंप दिया गया फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस जो है दूसरे ग्रुप में था। अमेरिका और ये जो इंग्लैंड, इनका जो ग्रुप था दूसरा, उसमें ब्रिटेन और इसके साथ था ये। तो फ्रांस जो है वो जर्मनी का एंटी ग्रुप में था, तो फ्रांस को सौंप दिए गए। इसके अलावा जर्मनी में जो है उसके ऊपर जो उसकी कंपनियां थी दूसरे देशों में, उनको भी, उनकी जो पूंजी थी, उनका जो कैपिटल थी, उसको सबके ऊपर कब्जा कर लिया गया। और इसके अलावा जो है और कई तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए जर्मनी के ऊपर। इन सब प्रतिबंधों का इफेक्ट क्या हुआ? इन सब प्रतिबंधों के कारण जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। धीरे धीरे वहाँ पर बेरोजगारी आ गई और वहाँ की जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, मार्क, उसका पतन हो गया, अवमूल्यन हो गया बहुत ज़्यादा, उसका जो रेट है वो बहुत गिर गया। तो जब करेंसी का रेट गिरने से क्या हुआ? बेरोजगारी फैल गई, प्रोडक्शन, डिमांड में कमी हो गई। जब करेंसी का रेट गिर गया तो डिमांड में कमी हुई, डिमांड में कमी से प्रोडक्शन कम हो गया, दूसरे देशों को निर्यात करना मुश्किल था क्योंकि प्रतिबंध लग गए थे। तो ऐसी हालत में पूरी इकोनॉमी वहाँ की तबाह हो गई और बेरोजगारी फैल गई। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई और भारी बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति और जो है गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरी जो इकोनॉमी थी वो तबाह होने के कगार पर पहुँच गई। जो जर्मनी के सहयोगी दूसरे राष्ट्र थे, उनकी भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति थी, वहाँ पर भी हालात ख़राब थे। लेकिन महत्वपूर्ण जो था इसमें, जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस मंदी का पड़ा है वो जर्मनी के ऊपर पड़ा है। चूँकि ज़्यादा फोकस भी जर्मनी के ऊपर ही था, ज़्यादा महत्वपूर्ण देश होने के कारण जर्मनी के ऊपर ही ज़्यादा इसमें जो है प्रतिबंध लगाए गए थे, ताकि जर्मनी दोबारा से एक शक्तिशाली देश न बन सके। इस प्रकार का प्रयत्न इस संधि के द्वारा किया गया था। अब ये पहली स्टेज 1923 में
पूरी हो जाती है। जर्मनी पूरी तरह से, जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो जाती है, जर्मनी के कुछ सहयोगी राष्ट्रों की इकोनॉमी भी तबाह हो जाती है। दूसरी स्टेज 1924 से शुरू होती है 1929 तक। इस स्टेज में पूरा यूरोप आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाता है। जर्मनी चूँकि एक महत्वपूर्ण देश था यूरोप का, और अभी भी है, तो वहाँ की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरे यूरोप के साथ, यूरोप के देशों के साथ उसका बिजनेस चलता था। तो जब जर्मनी की इकोनॉमी खत्म हुई, तो चूँकि दूसरे देशों से लिंक था, तो दूसरे देशों पर भी धीरे धीरे इफेक्ट पड़ना उसका शुरू हो गया, और धीरे धीरे पूरा यूरोप ही आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया, और वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ थम सी गई, और वहाँ पर बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, और जो है प्रोडक्शन सिस्टम रुक गया, डिमांड में कमी हो गई, वहाँ की करेंसी भी डाउन हो गई। तो इस प्रकार से पूरे यूरोप की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। अब यूरोप ने इससे बचने के लिए जो है अमेरिका से कर्ज लेना शुरू कर दिया, और अमेरिका से कर्ज लेकर के, भारी मात्रा में कर्ज लेकर के जो है अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। तो अमेरिका के कर्ज के ऊपर डिपेंड हो गया यूरोप इस दूसरी कंडीशन में। अब तीसरी जो कंडीशन जो जिसमें पूरी वैश्विक जो है ये पूरे विश्व में इसका इफेक्ट पड़ेगा, और पूरे इस विश्व के ऊपर जो है ये वैश्विक महामंदी का रूप लेगी। ये तीसरी स्टेज जो है शुरू होती है 1929 से और 1933 तक, यानी कि 1929 से 1933 तक ये स्टेज है। तो इसकी शुरुआत हुई अमेरिका में शेयर मार्केट और जो करेंसी मार्केट था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर रेट बढ़ने से, वहाँ पर धीरे धीरे रेट बढ़ने शुरू हो गए शेयर मार्केट में। तो जब वहाँ पर शेयर मार्केट में रेट बढ़े, तो जो वहाँ के पूंजीपति थे, जो वहाँ के जो ऋणदाता थे, जो यूरोप को ऋण उपलब्ध करा रहे थे, तो उन्होंने अपना जो धन था, अपना जो पैसा था, वो यूरोप को में देने के बजाय उसको अमेरिका की पूंजी बाजार में ही लगाना शुरू कर दिया। वहाँ के शेयर मार्केट में, वहाँ के कैपिटल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उससे वहाँ का शेयर मार्केट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो अब ये जो यूरोप पूरा जो टिका हुआ था अमेरिकी हेल्प के ऊपर, अमेरिकी आर्थिक मदद के ऊपर टिका हुआ था, अमेरिका की आर्थिक मदद जब मिलनी बंद हो गई, तो यूरोप की स्थिति एकदम से असहाय की हो गई, और यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई, और भारी मात्रा में, भारी बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेरोजगारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। प्रोडक्शन सिस्टम वहाँ का ठप हो गया, और पूरी तरह से जो है यूरोप आर्थिक महामंदी का शिकार हो गया, और वहाँ पर जो है इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, भूखमरी और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो है हर तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिससे जो है यूरोप को बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अमेरिका से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया था। तो यूरोप असहाय की स्थिति में आ गया। अब अमेरिका में इसी कंडीशन में क्या हुआ कि अमेरिका में शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूरोप से, जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट था वो यूरोप से हट करके अब अमेरिका में होना शुरू हो गया। तो अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, तो वहाँ का शेयर मार्केट तेज़ी से बढ़ने लगा। तो जब रेट तेज़ी से बढ़े, आज रेट कुछ और हैं, कल कुछ और हैं, तो फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट किया लोगों ने, और इन्वेस्ट किया, लगातार रेट बढ़ते चले गए, बहुत तेज़ी के साथ रेट तेज़ी के साथ बढ़ गए, और मतलब अनवांटेड तरीके से बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि जो अनएक्सपेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ते चले गए। तो उससे क्या, लगातार और दूसरी जगहों से भी पैसा जो है अमेरिकी शेयर मार्केट में आना शुरू हो गया। ये एक तरह का सट्टेबाजी का काम था, सट्टेबाजी उत्पन्न हो गई कि रियल में जो था, रियल में ऐसा कोई कंडीशंस नहीं थी, ऐसे कोई कारण नहीं थे, ऐसा कोई इकोनॉमिक बेस नहीं था जिसकी वजह से शेयर मार्केट के रेट बढ़ते। अगर रियल वजह होती, रियल बेस होता, वहाँ की प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ अच्छा होता, या वहाँ की इकोनॉमी वाकई में बहुत ग्रो कर रही होती, उसके बाद शेयर मार्केट बढ़ता, तो ये एक अलग बात थी। लेकिन ये जो शेयर मार्केट के जो रेट बढ़ रहे थे, ये सट्टेबाजी की वजह से बढ़ रहे थे, जिसमें शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त हो रही थी, कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। तो इस तरह की एक मार्केटिंग हो रही थी, एक प्रकार की सट्टेबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से ये ऐसे रेट थे जो सही नहीं थे, जिनका कोई बेस नहीं था, बिना बेस के बढ़ रहे थे, इनका इकोनॉमिक बेस नहीं था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं था, इनके पीछे कोई इकोनॉमिक जो है पॉलिसी या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, बल्कि ये सट्टेबाजी की वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आई कि एक स्टेज पर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, तो वहाँ जा कर के अचानक से न्यूयॉर्क शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, एकदम से डाउन आ गया, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, लोगों ने बढ़ा। तो एक स्टेज के बाद ये गुब्बारा फूटना ही था, तो ये जो है पूरी तरह से मामला एकदम से बहुत ज़्यादा रेट से एकदम से डाउन आ गया। कोई भी आदमी शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जो भी खरीद रहा था और बहुत ज़्यादा रेट डाउन और डाउन, तो लगातार जिस स्टेज में पहले था उससे भी ज़्यादा डाउन आ गया। तो एकदम से अमेरिका में महामंदी फैल गई, और अमेरिका की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, प्रोडक्शन सिस्टम वहाँ का गड़बड़ हो गया, और पूरा अमेरिका भी आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया। तो इस प्रकार से अमेरिका और फिर पूरी दुनिया के जो देश थे और उन सब पे भी किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा, और ये महामंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
1933 तक जाते जाते अमेरिका की स्थिति बहुत ख़राब हो गई और उधर यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि यूरोप को भी बाहर से कर्जा मिलना बंद हो गया और ये वैश्विक महामंदी का रूप धारण कर लिया। और ये जो वैश्विक महामंदी इतनी बड़ी थी जिसको इतिहासकार और अर्थशास्त्री जो हैं विश्व की सबसे बड़ी महामंदी, 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी महामंदी बताते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो है महामंदी धीरे धीरे जर्मनी से होते हुए यूरोप और यूरोप से अमेरिका और पूरी तरह से पूरे विश्व को इसने चपेट में ले लिया। अब 1923 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने नए प्रकार के नई जो न्यू डील थी, उनकी न्यू डील पॉलिसी थी, उन्होंने लागू की। उन्होंने सवर्णमान जो था, गोल्ड बेस था, उसको हटा दिया और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुधार कार्यक्रम जो थे वो लागू किए और धीरे धीरे जो है उसी टाइम 1933 में 30% डाउन हो गया डॉलर का रेट भी। तो मंदी के जो असर था 1933 के बाद धीरे धीरे फिर छटना शुरू हो गया और स्थिति कुछ सालों के बाद नॉर्मल हो गई और आर्थिक जो डेवलपमेंट था वो शुरू हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि किस प्रकार से आर्थिक महामंदी फैली। और ये आर्थिक महामंदी, इसको हम समझने के साथ साथ जो है हम इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं अपने वर्तमान हालात से भी और समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो विश्व है, क्योंकि सारे देश जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो एक देश का इफेक्ट सारे दूसरे देशों पर भी पड़ता है। जैसा कि हमने 2008 में भी देखा कि जो यूनान का संकट था और जो दूसरे वहाँ के जो दूसरे कंट्री थे उनका, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो इफेक्ट था पूरी दुनिया में फैला था। इसी प्रकार जो कोरोना संकट है इसका इफेक्ट भी, चूँकि पूरा विश्व अब ग्लोबल विलेज बन गया है तो एक देश अलग नहीं रह सकता दूसरे देशों से। एक देश का इफेक्ट अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम है, तो पूरा विश्व एक बन गया, ग्लोबल विलेज के रूप में डेवलप हो गया आज के आधुनिक समय में। तो ऐसे समय में जो है कोरोना संकट से जो प्रभावित ज़्यादा देश हैं और जो कम देश हैं सभी पे इसका इफेक्ट पड़ना तय है और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं और आर्थिक संकट का जो दौर है उसकी शुरुआत होने की संभावना है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभी देश मिलजुल करके इस पर काम करेंगे और इसके बारे में जो है जब हम सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे, सभी देश प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है कि इससे हमारा पूरी दुनिया जो है बचने में कामयाब होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।